करते हैं बजट के बाद में किस तरह की परिस्थितियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन उनका सबसे ज्यादा किस पर फोकस था? सर, सबसे ज्यादा फोकस क्या रहा बजट पे आपका? मूल मंत्र क्या है भाई? मेरे पास आ रहा है तुम यार जी। सर्वस्पर्शी बजट है। जनता का, जनता के लिए, जनता को समर्पित किया है और कोई वर्ग उससे वंचित नहीं है। सर, एक दूसरी चीज अगर देखें तो इसमें मूल मंत्र जो के अलावा लाडली बहना योजना जो है सर, उसको लेकर ये बात हो रही है कि 3,000 रुपए राशि नहीं। पूरे 5 वर्ष का संकल्प पत्र होता है, उसमें जरा मेरे को कार्य मंत्रणा में जाना है। हो गया सर, विपक्ष को एक सिंगल सर बजट कार्य मंत्र आने दो। तो एमपी पुलिस में होगी 7500 भर्तियां। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट आ चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, हालांकि नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा भी मचाया, लेकिन पूर्ण बजट आ चुका है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश कर दिया है। शिक्षा रोजगार से जुड़ी 5 बातें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको बताते हैं, पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती होगी। स्कूलों में शिक्षकों के साथ खेल और संगीत के 11,000 पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी और 268 सरकारी आईटीआई हैं। इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे। इनमें 5,280 सीट भी बढ़ेंगी। यानी बजट में सबसे बड़े प्रावधानों की बात की जाए तो वो है पीएम ई बस योजना, जिसके तहत 6 शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन और सागर में चलेंगी। हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत। सीएम योगी ने अगले 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। मामले में 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज, लेकिन बाबा का नाम नहीं। हाथरस जाकर घायलों से मिले सीएम योगी। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने रखा विकास का ब्लूप्रिंट। कहा, ये 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में पेश हुआ मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट। जनता से जुड़ी योजनाओं पर फोकस। किसानों को 0% ब्याज पर मिलेगा लोन। एमपी पुलिस में होगी 7,500 भर्तियां। रायगढ़ में ज्वेलरी शॉप की महिला कर्मचारियों से लूट। 30 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। चक्रधर नगर चौक की घटना। और दिल्ली, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़ में 30 गांवों का संपर्क कटा। असम में बाढ़ से 11 लोग प्रभावित। नमस्कार, NH 24/7 के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत बुलेटिन की सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश का खुशहाली का बजट इसे कहा जा रहा है। विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला बजट पेश हो गया और डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के हंगामे के बीच करीब 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। मोहन सरकार के बजट में युवा, किसान, महिलाओं समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सीएम किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। इसके अलावा पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़ रुपए और शिक्षा के क्षेत्र के लिए 52,682 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पुलिस महकमे में भी 7500 पदों पर भर्ती होगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में चलेंगी और इस साल मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। 10 बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं वो कौन कौन सी है इस बजट की। मध्य प्रदेश में किसानों को बिना ब्याज पर अब ऋण मिलेगा, तो वहीं जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, ये साफ तौर पर कहा है सरकार ने। वहीं जेंडर बजट के लिए 1,21,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ियों के लिए 150 करोड़, तो वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए 21,144 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और इस साल 3 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। वहीं पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए की बात का प्रावधान रखने की बात वित्त मंत्री ने कही है। तो यह अहम बातें हैं। वहीं 268 सरकारी आईटीआई हैं और इस साल 22 और आईटीआई खोले भी जाएंगे। शिक्षा के लिए खास तौर से फोकस। इसके पहले आपको याद होगा वित्त मंत्री जब जा रहे थे बजट पढ़ने के लिए, उस समय उन्होंने कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा उसमें फोकस रहेगा, महिलाओं को लेकर उसमें सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और यही वजह है कि सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए जो होने वाली परीक्षाएं हैं उसकी फीस भी अब कम हो जाएगी, यानी इसके लिए नई नीति को बनाया जाएगा। इस साल अगर हम बात करें मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे क्योंकि लगातार यहां पर मांग उठ रही थी कि इन जगहों पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं है और यही वजह है कि अब ये कहा गया है मध्य प्रदेश सरकार के बजट सत्र में, और बजट जब आ चुका है तो उसमें कहा गया कि नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, उमंग जी, ये बहिर्गमन किया आपने क्यों आखिर? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो कल हम चाह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक हो, कमेटी बने, कमेटी जांच करे नर्सिंग कॉलेज की घोटाले की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। गुमराह किया विश्वास सारंग ने, गलत प्रमाण दिए, उस प्रमाण को लेके आज हमारे माननीय सदस्य ने विधायक दल की तरफ से विशेषाधिकार का हनन का नोटिस दिया। उस नोटिस पर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, हम चाहते उस पर नियम में चर्चा हो। बजट को लेकर सरकार देखिए, आंकड़े गिनाने से, जुमलेबाजी से काम नहीं होगा। एक आम व्यक्ति को आपने युवाओं को कितने लाखों लोगों को नौकरी की बात करते हो, उसकी आप नौकरी की बात नहीं करना चाहते हो, किसानों की बात नहीं करना चाहते हो, आप महिलाओं को 3,000 रुपए दे जो आपने लाडली बहना आपका था घोषणा पत्र, आप उसमें बात नहीं करना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे सरकार सिर्फ आंकड़े गिनाना चाहती है। सरकार अगर चाहे तो अपना श्वेत पत्र लाए। श्वेत पत्र लाए, ये कहना है नेता विपक्ष का। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो जुमलेबाजी भाषण के बजट के द्वारा की जा रही है उस पर श्वेत पत्र लाए बीजेपी सरकार। और उन्होंने साफ तौर पर सदन में झूठी बात कहने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग करी है, उन पर कार्रवाई की मांग की है। कैमरामैन नितिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। हाल ही का बजट इसे जहां बीजेपी बता रही है तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भी आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि गुमराह किया गया, विश्वास सारंग को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से हंगामा होता रहा विपक्ष के द्वारा, हालांकि उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया और ये कहा कि आंकड़े गिनाने में कुछ नहीं होता, ये जुमलेबाजी थी महज और बेरोजगारी पर कोई बातचीत नहीं की। श्वेत पत्र लाना चाहिए सरकार को। इस तरह की बातों का जिक्र उमंग सिंघार ने किया है नेता प्रतिपक्ष। हालांकि मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट आ चुका है और उसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। सबसे अहम शिक्षा और रोजगार से जुड़ी ये बातें। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का, क्या वाकई खुशहाली का बजट है या कुछ और है। इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय धवले जी, हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और हमारे साथ राजकुमार उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और अशोक शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और सबसे पहले तो आपसे ही समझना चाहेंगे अजय जी, जिस तरह से खुशहाली का बजट इसे कहा जा रहा है, एक तरफ तो हमने देखा नाराजगी तो है विपक्ष की, अपनी जगह जायज है, लेकिन इस बजट को आप सबसे पहले क्या कहेंगे? शुरुआत आपसे।
देखिए श्वेता जी, समग्र रूप से बजट को जब आप समझेंगे तो बजट का फोकस था राजस्व आय में वृद्धि करना, पूंजीगत निवेश को किस तरह से बढ़ाना, आगामी 5 वर्ष में हमारा मध्य प्रदेश का बजट डबल कैसे हो उसके लिए काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, सड़क, सिंचाई और बिजली की सुविधाओं को विस्तार किस तरह से करना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मध्य प्रदेश को कैसे मिले, स्वर्णिम मध्य प्रदेश में एक बेहतरी वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का कैसे इंक्लूजन करना, और औद्योगिक विस्तार के साथ में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, ये सभी को टारगेट करते हुए आज का बजट एक प्रतिलक्षित करता है। निश्चित तौर पे 3,65,000 करोड़ का ये जो बजट है, जिसमें लगभग 16% का इंक्रीज है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का ये सरप्लस वाला बजट है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश का बजट डेफिसिट में नहीं है, सरप्लस वाला बजट है। इसमें भी लगभग 64,000 करोड़ का हम लोगों ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जिसमें हम लोग कहते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, जिसमें बहुत सारी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। अटल पाथवे की बात है, अटल रोड की बात है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे पार्वती काली सिंध परियोजना हो या केन लिंक परियोजना हो, जो सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान को भी लाभ पहुंचाने वाली ऐसी परियोजना है। इन सब के साथ साथ जो हमारे बजट का जो मूल है, जिनके लिए बजट बनाया गया है, वो मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश की नारी शक्ति और मध्य प्रदेश का जो गरीब है वर्ग, उन सभी को समाहित करके उनके दृष्टि से प्रत्येक विभाग को एक बजट का एक कहेंगे कि मैच्योर्ड अलोकेशन हुआ है, और एक हैंडसम अलोकेशन के साथ में उन विभागों में किसी भी प्रकार की जो वेलफेयर स्कीम है वो नहीं रुकेंगी, उन वेलफेयर स्कीम को कंटिन्यू रखेंगे, बल्कि नए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं अधिक बेहतरी के साथ में डीबीटी के माध्यम से वेलफेयर स्कीमों का पैसा लाभार्थियों तक के कैसे पहुंचे, इसके लिए भी डिजिटलाइजेशन का एक जो मोड अपनाने वाली है सरकार, जो वास्तव में अभी चल रहा है, उसको कैसे बेहतर कर सके, ये सभी को एक समग्र रूप से देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश की खुशहाली का बजट है। और हम जो बात कर रहे थे कि हमारा जो 2023 के विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र था, उसी को एक्सटेंड करते हुए हमारा ये बजट है। ठीक है अजय जी, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुशहाली का बजट है। राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, बजट तो हमने सब सुना ही है कि युवा और किसान, महिलाओं के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है डिजिटलाइजेशन की भी बात की गई है, जिसमें PM बस की सेवा का प्रावधान भी रखा गया है। मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, नया कर नहीं लगेगा। फिर उसके बाद तकलीफ क्या है, जिस तरह से उमंग सिंघार ये कह रहे हैं कि आंकड़े और जुमलेबाजी की गई है। बिल्कुल ज्योति जी, कि कागज पे बजट बनाना और धरातल पर जमीनी स्तर पर उतारना बहुत अंतर होता है। जमीन कागज हवा में लहराएगा और जमीन पे दिखा देंगे दिखेंगे। तो आप जैसे कि पिछली बार लगातार बोल रहे हैं बहुत बजट है, तो बोलते हैं बजट नवाचार का है। तो नवाचार में भ्रष्टाचार की राह खोलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार। आपकी संबल योजना में भ्रष्टाचार होता है, बंद कर देते हैं। आपकी नल जल योजना में भ्रष्टाचार होता है, आप उसको फिर से दूसरे रूप से ले आते हैं। आप किस किस चीजों में ढकेंगे? बलराम तालाब, नरसिंह घोटाला, ये तो अभी नई चीज चल रही है। उसके बाद आप देख लीजिए जितनी भी इनकी योजनाएं लगातार चल रही है, शासन की परिसंपत्ति विभाग के माध्यम से आप आय की बात करते हैं, आय व्यय पत्रक भेजिए, किस मद से आय आएगी और कैसे व्यय करेंगे, ये मूल चीज होती है सरकार का आय व्यय पत्रक। परंतु आय आप कैसे कर रहे हैं उसको नहीं दर्शा रहे हैं। व्यय आप इतना दे रहे हैं, हर बजट आप स्कूलों में दे रहे हैं, स्कूलों की दशा आज भी नहीं सुधर रही है, किसानों की दशा आज भी नहीं सुधर रही है। किसानों को 3-3 महीने हो गए, फसल का दाम नहीं मिल पाया। कल ही एक हमारे नर्मदापुरम के जिले में एक किसान ने जन सुनवाई में ये बोला। तो पीड़ा जमीन पर है, उसको आप सदन में कागजों के माध्यम से तय नहीं करते। नवाचार में भ्रष्टाचार की राह मत खोजिए। जिस प्रकार की आप लोगों ने सरकारी संपत्ति बेची, उस संपत्तियों को बेचना नहीं था। ये मेरा सबसे बड़ा एक आज आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में सर्वाधिक संपत्ति बिक रही है, और उन सरकारी संपत्तियों को, जमीनों को औने पौने दामों में बेच रहे हैं आप, और उसका लाभ भूमाफिया, बिल्डर माफिया ये ले रहे हैं। तो जब हम उस जमीनों का उपयोग हम पीपीपी मोड पर करके हमेशा के लिए उस राशि का उपयोग सरकार के खजाने के लिए करें, तो वो ज्यादा उचित है कि हम कम राशि पे बेच के उसको उस राशि का उपयोग क्या हुआ ये भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस राशि से करोड़ों अरबपति
अरबों रुपए जो कमाएंगे वो भूमाफिया और बिल्डर माफिया कमाएंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण भी दे देता हूँ कि नर्मदापुरम जिले के इटारसी नगर में रेस्ट हाउस की लगभग एक अच्छी बीच शहर की जमीन 1 लाख वर्ग फुट के लगभग, उसको आप 32 करोड़ रुपए के लगभग 32 करोड़ में बेच दिए। अब उस पर बड़ी मल्टी बन रही है, दुकानें बन रहे हैं, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसकी दुकानें करोड़ों में जाएगी। तो अब आप देख लीजिए कि वो पैसा उनकी जेब में जा रहा है। लेकिन अगर वही पीपीपी मोड पर सरकार बनाती, उन जमीनों पे कंस्ट्रक्शन के साथ दुकानें लोगों को व्यवसाय के लिए देखती, तो वो राशि का उपयोग हमेशा हर माह हर साल उस राशि का उपयोग सरकार के खजाने में होता। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसको भी बहुत बड़ा स्कैम है कि परिसंपत्ति विभाग ने जो संपत्ति बेची है उससे भी जनता को नुकसान हुआ है। जनता को नुकसान हुआ है। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक शुक्ला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। अशोक जी, आपने दोनों ही पक्षों को सुना और वो बजट भी आपने देखा। लगातार जब बजट आ रहा था उसके पहले विपक्ष निशाना साध रहा था कि जो पुराने अधूरे पड़े हुए काम है पहले वो तो कर लिए जाएं। इस बजट को सबसे पहले आप ये बताइए कि किस नजर से देखते हैं, किस तरह का ये बजट था? क्या वाकई में खुशहाली का था या बदहाली का? नहीं, अभी ये मोहन सरकार का ये पहला बजट है और जिस तरह से अभी 16% बढ़कर आया है और कोई नया कर नहीं है, तो जनता के लिए थोड़ा सा ही राहत की बात होगी कि मौजूदा सरकार है वो जनता पर किसी अतिरिक्त बोझ डाले बिना जो है वो 16% का एक बजट लेकर आ रही। लेकिन अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे वो भी काफी महत्वपूर्ण है कि पैसा आपके पास कहाँ से आएगा। लगातार कर्ज लेके सरकार जो है अपना काम चला रही है और जो बहुत सारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में भी आप देखें, जैसे लाडली बहना योजना है, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार जो कुछ खर्च करने जा रही है। मुझे लगता है कि बढ़ती आबादी और बढ़ती सुविधाओं के बीच में जब किसी सरकार को अपना बजट प्रस्तुत करना पड़ता है तो उसके सामने कई चुनौतियां होती हैं। सभी वर्गों को साधना और राहत देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पे आप खर्च करते हैं तो फिर आप जनता को महंगाई से राहत नहीं दे पाते हैं, टैक्सेशन से राहत नहीं दे पाते हैं। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी सरकार का वित्तीय अनुशासन कैसा है। तो इस बजट में वित्तीय अनुशासन के लिए सरकार क्या करेगी, गवर्नेंस के लिए सरकार क्या करेगी। ये ठीक है कि आप 7500 भर्तियां निकाल रहे हैं, इतने वर्ष से काम नहीं चलने वाला है, जन अपेक्षाएं बहुत सारी हैं। हर सेक्टर कहीं ना कहीं सरकार से एक राहत की उम्मीद देखता है बजट में, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई भी सरकार पूरी नहीं कर पाती है, चाहे वो ये मौजूदा सरकार हो या इसके पूर्व की सरकारें नहीं। सरकार अपने बारे में सोचती है तो वो उस हिसाब से अपना एक बजट बनाती है। फिर एक राजनीतिक एजेंडा भी होता है हर बजट के पीछे, जैसे आप देखिए जनजातीय विकास के लिए एक बड़ी राशि जो रखी है सरकार ने, वो दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो अभी विकास से कोसों दूर है, तो उसके लिए वित्तीय प्रबंध की भी आवश्यकता है, इसलिए जनजातियों को भी पैसा मिलना चाहिए। फिर लाडली बहना योजना आप देख लीजिए वो क्या है। ठीक है, नारी स्वावलंबन के लिए उनकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारे उपक्रम होने चाहिए। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा इश्यू है, उसके लिए सरकार को अगर 7500 केवल पुलिस में भर्तियां निकाल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं युवाओं को, शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनको निराश करने वाली बात होगी। तो इस बजट को ना तो अपन ये कह सकते हैं कि ये बजट जो है बदहाली का बजट है। बदहाली का बजट इसलिए नहीं है कि 16% इसमें सरकार ने इसको बढ़ाया है और इस दावे के साथ बढ़ाया है कि वो कोई जो है अतिरिक्त कर लगाने नहीं जा रही है। और मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं, ई बसेस भी चल रही, विधायकों के लिए भी काफी कुछ है, उनको अभी ऑफिसर्स के लिए जो है 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। तो बहुत कुछ बजट में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय अनुशासन किस तरह से रहता है। कदाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। सरकारी राशि का जो सर्वाधिक दुरुपयोग होता है वो विकास कार्यों में होता है। 1 रुपए का काम 1.5 रुपए में होता है और उसमें भी क्वालिटी नहीं होती है। तो कुछ और भी चीजें हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि उसके पास में राशि कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो जब ये कहती है कि कोई कर नहीं लगा रही है तो पैसा राशि कहाँ से आ रही है। और अजय जी आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री जब जा रहे थे बजट पढ़ने तो वो कहते हुए नजर आए थे हर सरकार कर्ज लेती है और उसके आधार पर ही निर्णय भी होते हैं और उसके आधार पर ही बजट तैयार होता है। और आपने सुना, दोनों की दलीलें सुनी आपने। कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहीं ना कहीं आरोप लगाते रहे हैं कि जमीनी पीड़ा को समझने की जरूरत है और सदन में बोलने की जरूरत नहीं थी।
देखिए श्वेता जी, जमीनी पीड़ा कांग्रेस यही जमीनी पीड़ा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2023 के लेके गई थी। मध्य प्रदेश की जनता को पता है कि विकास किसने किया, बीमारियों का टैग किसने हटाया। 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को जो देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य था, आज कहां लाके खड़ा किया। देश की टॉप 10 इकोनॉमी में मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य। रही बात की राजस्व प्राप्ति कहां से होगी, तो राजस्व प्राप्तियों के लिए लगभग 3,30,000 करोड़ का इस बार रेवेन्यू रिसीप्ट है। मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं, तो जो रेवेन्यू रिसीप्ट कहां से आया, उसमें स्टेट टैक्स, केंद्रीय करों का हिस्सा, करोत्तर राजस्व, केंद्र से सहायता अनुदान और अन्य प्राप्तियां, और ये सब मिला के भी पिछले वर्ष से लगभग 1700 करोड़ रुपए हम लोग सरप्लस में हैं। तो निश्चित तौर पे जो बात कर रहे थे अशोक जी की फाइनेंशियल डिसिप्लिन की आवश्यकता है, ये बहुत अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि लास्ट ईयर से आपका बजट ग्रो कर गया। ठीक है, जवाब लेते हैं राजकुमार जी की फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत अच्छा है सरकार का। बिल्कुल नहीं, मैं फिर बोलना चाहता हूं, मैंने अजय जी को भी सुना, शुक्ला जी को भी सुना। मैं अपनी बात एक और छोटी सी उसमें जोड़ना चाहता हूं कि जब आप बजट में और मितव्ययता की बात करते हैं केंद्र से लेकर राज्य की सरकार, तो फिर क्यों 5-5 लाख रुपए आप ऑफिसों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उनका तो खुद का कार्यालय है। आप तो पहली एक और चीज की जांच होना चाहिए कि जब इतनी चीज हो रही तो स्वेच्छा अनुदान भी विधायकों को जारी होते हैं, सभी विधायक है उसमें, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक दल का विधायक है। जब वो स्वेच्छानुदान की भी वितरण होता है तो ये बहुत बड़ा मामला। श्वेता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो 20 साल के स्वेच्छानुदान की राशियां विधायकों की देखें कि उन्होंने किसको दी है। स्वेच्छानुदान की राशियों में भी बहुत कुछ दिक्कतें हुई। स्वेच्छानुदान की राशि, और अभी हाल ही में ये भी आपसे समझना चाहेंगे राजकुमार जी, भी सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया था कि जो मंत्री माननीय है उनका जो टैक्स है वो अब सरकार पहले जिस तरह से भर रही थी अब उनको खुद को ही भरना होगा, आम आदमियों की तरह ही। राजकुमार जी, सवाल फिर से दोहराओ। जिस तरह से भी हाल ही में टैक्स को लेकर आम जनता अपना टैक्स खुद भरती है, ये कहा जा रहा था, आरोप लग रहे थे कि माननीय और मंत्रियों के जो टैक्स है वो सरकार भरती थी, लेकिन बड़ा कदम उठाया गया है इस पर, क्या वो खुद अपना टैक्स भरेंगे? मैं यही बोल रहा हूँ कि जब वो अपने व्यक्तिगत फर्मों का, व्यक्तिगत जो व्यवसाय है उनके, जितनी भी चीजों का है वो टैक्स करते हैं खुद के, अपने नाम से नहीं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवारजनों के साथ। तो आप पारदर्शी सुशासन बताते हैं, पारदर्शी तो सुशासन की जरूरत है अजय जी। जी, प्रश्न मुझसे है श्वेता? जी जी अजय जी आपसे। जी, प्रश्न क्या प्रश्न है? पारदर्शी सुशासन की जरूरत है, राजकुमार जी कह रहे हैं। जी, तो मुझे लगता है राजकुमार जी भी इस बात के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि मध्य प्रदेश में ही और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने डीबीटी, जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, इसको इंश्योर किया है। हर प्रत्येक लाभार्थी स्कीम का पैसा हितग्राही के खाते में जाता है, ना कोई बिचौलिया है, ना कहीं आपको कमीशन देने की आवश्यकता है। नहीं तो पहले के देश के पूर्व प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से कह चुके कि अगर किसी लाभार्थी के लिए 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही उस तक के पहुंचते हैं। ये हमारी सरकार है, उसने इंश्योर। जी राजकुमार जी, अभी भी अजय जी, मैं आपसे बीच में बोलना चाहता हूँ, अभी भी बहुत संबल योजना की आपको उदाहरण दे रहा हूँ। संबल योजना जो चलती थी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार में, उसमें तो लगातार आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अशोक जी, बस अंत में चलते चलते आपसे एक छोटा सा सवाल, इस बजट को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी एक अच्छी राहत भरी खबर ये भी सामने आई, क्योंकि हमने अमूमन हमेशा यही खबरों में पढ़ा है कि शव वाहन तक नसीब नहीं होता जब किसी की मृत्यु हो जाती है। इसमें कहा गया है सम्मान पूर्वक शव वाहन मिलेगा, शांति वाहन नाम दिया गया है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हम लोग ने ऐसी देखी है कि जब कोई गरीब तबका जो है किसी परिजन का शव जो है कहीं साइकिल पर, कहीं बाइक पर या हाथ ठेले ले जाता है, ये बड़ी दुखद स्थिति होती है। तो इसके लिए अगर सरकार थोड़ा संवेदनशील हुई, अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, केवल यही, इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी व्यक्ति को जीवित रहते हुए आप लोगों को सुविधाएं दी देना, पढ़ने के बाद में किसी को सम्मान मिल जाए, किसी का शव जो है सो वाहन से चला जाए, ठीक है, ये गरीब तबके के लिए राहत वाली बात। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में आप देखिए सरकार क्या करती है। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में हम कुछ नहीं चाहिए। पेंडेंसी आप देखिए, कितनी पेंडेंसी, आप भर्ती केवल 7500 भर्ती निकालते हैं पुलिस डिपार्टमेंट,
तो बिल्कुल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी हैं सामने आई हैं। अजय जी ने अपनी बात रखी है, राजकुमार जी आपने भी अपनी बात रखी और अशोक जी आपने भी अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और नए मेडिकल कॉलेज को लेकर मोहन सरकार का बजट, 6 शहरों में 552 बसें चलेंगी, इस तरह का प्रावधान रखा गया है। खुशहाली का बजट है और दूसरी तरफ विपक्ष की अपनी प्रतिक्रिया भी है इस बजट को लेकर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7।